नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हर हफ्ते की तरह इस बार फिर हाजिर हूं इलेक्शन विलेक्शन विद राजदीप लेकर, राजदीप सरदेसाई सर के साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच पीयूष। इस शो पर हमेशा आना मुझे पसंद होता है। सर, आप लगातार साउथ इंडिया घूम रहे हैं, कल परसों भी जाने वाले हैं कर्नाटक शायद मेरे ख्याल से। एक नारा मोदी जी ने दिया है 400 पार का, 370 अपनी और सहयोगियों के साथ 400 पार। तो ये 400 पार साउथ इंडिया के बिना पॉसिबल नहीं लगता। और साउथ इंडिया में क्या स्टेटस है सर? देखिए पीयूष, पहले देखते हैं ये 400 पार, क्योंकि ये नंबर जो है वो एक तरह से हर तरफ प्रचार हो रहा है अब की बार 400 पार जी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीट मिलते हैं। बिल्कुल। फिर क्योंकि कई लोग रेजिग्नेशन देते हैं, राज्य के चुनाव लड़ते हैं, आखिर में जब लोकसभा खत्म होती है तो 279 उनको 289 लोकसभा सीट्स बीजेपी के पास रहते हैं। यानी अगर बीजेपी को 400 चाहिए और बीजेपी और उनके सहयोगियों को 400 और केवल बीजेपी को 370, यानी और 80-81 सीटों की जरूरत उनको पड़ेगी केवल 370 पहुंचने में। अब ये तो ऐसा है कि उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी को 90-95% सीटें मिली थी। कुछ राज्यों में पूरा ऑपोजिशन को साफ किया गया था। हरियाणा लीजिए, गुजरात लीजिए, इन राज्यों में पूरी तरह से राजस्थान ऑपोजिशन साफ हुई थी। तो बीजेपी वहां बढ़ नहीं सकती, घट ही सकती है। यानी ये 80 जो सीटें हैं जो बीजेपी को अब जरूरत है, वो कहां से आ सकती है? तो उत्तर भारत में केवल उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसी कोई राज्य नहीं जहां मुझे दिखता है बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, यानी एक्स्ट्रा सीटें मिल सकती है। आप फिर बंगाल लीजिए, एक बंगाल और उड़ीसा है जहां कुछ सीटें ज्यादा मिल सकती है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई स्वीप होगी। वहां के रीजनल पार्टीज वो अपने आप में दमदार है, उनको टक्कर देना आसान नहीं है। तो रह गई दक्षिण भारत। दक्षिण भारत वो एरिया है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में 130 में से 30 सीटें आई थी। यानी उन राज्यों में क्या बीजेपी इतना बढ़ सकती है कि ये जो गैप है उसको कम कर सकती है? देखिए, मैं वहां अभी तमिलनाडु का दौरा करके आ रहा हूं, मुझे ऐसी स्थिति नजर नहीं आती कि बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। वोट शेयर बढ़ेगा लेकिन सीटें नहीं बढ़ेगी। तो यानी आज की तारीख में, और मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि ये जो 400 का जो आंकड़ा है ये सपना लगता है, 370 का आंकड़ा जो लगता है सपना लगता है। आज की तारीख में बीजेपी मशक्कत कर रही है कि कम से कम हमारा जो 2019 का आंकड़ा था 303 वो बरकरार रहे। मुझे लगता है उस पर उनका फोकस है। ये तो कहने के लिए बात है कि 370 मिलेंगे, 400 तो सर, इसका मतलब ये है कि क्या बीजेपी ने ये नारा जो दिया है वो कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करने के लिए है? पीयूष, एक तो अपने कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करने के लिए, दूसरी तरफ दूसरों के जो विपक्षी हैं उनका मोराल किस तरह से कम हो जाए। उनको पहले से लगे कि चलो यार, हम तो चुनाव हार गए, मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं, अब तो कहां हमारे पास चांस है। तो ये जब से ये नारा लगा है जी, ये नारा केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, लेकिन दूसरों का जो मनोबल है उसको कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हकीकत जो बीजेपी और अन्य दलों के सामने वो ये है कि आज की तारीख में बीजेपी का असली टारगेट मुझे लगता है कि कम से कम हमें 300 मिले, और विपक्षी दलों का अब टारगेट है कि क्या हम 300 से बीजेपी को 30-40 सीट कम से कम कर सकते हैं। 250-260 के आसपास, 260-50-60 के यहां उनकी गाड़ी रोक सकते हैं, ताकि जो भी सरकार हो उसमें बीजेपी को मिली जुली सरकार की तरह काम करने लगे। ये दो चुनौतियां विपक्ष और सरकार के सामने इस समय नजर आती। सर, आपने कहा कि विपक्ष ये चाहता है कि 250-260 पर रोक सके, जो अभी कम से कम माहौल जो फिजा है उसमें नहीं दिख रहा है, कम से कम अभी जो माहौल बना हुआ है। लेकिन इसके काउंटर एक लोग बाग कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इसी स्थिति में 250-260 पे अटक सकती है जब बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सिर्फ इसलिए वोट डालने ना जाए कि उसे लग रहा है कि बीजेपी तो 370 पार कर रही है। देखिए, बीजेपी बड़े मशक्कत से बूथ लेवल पर काम करती है, ये बीजेपी की ताकत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी ने हर बूथ वर्कर को एक मिशन दिया है कि आपके बूथ में 370 ज्यादा वोट लाइए। यानी अगर पिछली बार आपको 500 मिले थे, इस बार 870 वोट आने चाहिए।
तो बीजेपी अपनी तरफ से पीयूष पूरी मशक्कत कर रही है। मैं ये बात नहीं मानता कि बीजेपी अपने वोटर को कभी भी ग्रांटेड लेती है, ये डर नहीं है। डर बीजेपी के सामने क्या है कि जो वाकई गणित जो है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कई राज्यों में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे आप लीजिए कर्नाटका जहां मैं जा रहा हूं, पिछली बार बीजेपी को 28 में से 25 मिली थी। अब वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इस बार कांग्रेस जरूर ज्यादा टक्कर दे सकती है। अब 28 में से 25 लाना इतना आसान नहीं होगा। आप लीजिए महाराष्ट्र में पिछली बार एक बड़ा मजबूत बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था जिसको 42 सीटें आई 48 में से। अब बीजेपी के सामने ये है कि क्या ये जो नई स्थिति बनी है जहां महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे की ग्रुप, शरद पवार की ग्रुप, कांग्रेस एक तरफ और उनके साथ हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, क्या वो वाकई उतना 42 आउट ऑफ 48 मिल सकेंगे, 42 सीटें ला सकेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है। बिहार में चुनौती इस बात की है कि पिछले बार आपको 40 में से 39 मिले थे, वहां भी क्या इस तरह का परफॉर्मेंस आप रिपीट कर सकते हैं? इतना आसान नहीं होगा। तो कई ऐसे बड़े राज्य हैं, मैंने 3 राज्यों का आपको जिक्र दिया है, चौथा है बंगाल, जहां बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि क्या 18 सीटें जो पिछली बार आई वो बढ़ सकती हैं या बरकरार रह सकती है? ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये 4 राज्य हैं जहां मुझे लगता है बीजेपी का जो ये जो सपना है कि हैट्रिक, न केवल हैट्रिक लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने का, ये 4 राज्यों में निर्भर है। अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस एक बार फिर कर पाती है तो बात जरूर बदल सकती है और इस बार जो सहयोगी दल उनके साथ है उनकी वजह से शायद उनको कुछ राज्यों में फायदा भी पहुंच सकता है। आपने 4 राज्यों का जिक्र कर दिया जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में एक तर्क सर ये है कि 2019 में 224 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। इसके अलावा 109 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और वहां भी उसका वोट परसेंटेज 40 से 50% के आसपास था, मतलब 40 से 50 के बीच में। यानी अगर उन सीटों पर बीजेपी ने मेहनत थोड़ी सी कर ली तो बीजेपी उन सीटों को जीत सकती है। और जो 224 सीटें हैं वहां तो 50% से ज्यादा वोट था, यानी विपक्षी काफी कमजोर स्थिति में वहां पर था। तो 224 और 109 अगर हम मिला दें, सिर्फ ये गणित का आंकड़ा है, लेकिन 334 343 के आसपास ये आंकड़ा बन जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि 224 ऐसे सीटें हैं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा मिली है, वहां तो बीजेपी बिल्कुल फ्रंट रनर है जी। उसी के साथ 109 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछली बार नंबर 2 पोजीशन पर थी लेकिन 40% से ज्यादा मिले हैं, बिल्कुल, तो वहां वो कंटेंडर है। यानी कुल मिलाकर 333 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी या तो 1 या नंबर 2 थी और इन सीटों पर बीजेपी को लगता है वो पूरी तरह से रेस में। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप ये मुझे कह रहे हैं कि ये 100% के 100% सीटें बीजेपी ही जीतेगी? ये 333 सीटें जो हैं उसमें से कुछ महाराष्ट्र जैसे राज्य में है, कुछ कर्नाटका जैसे राज्य में है, कुछ बिहार जैसे राज्य में है। क्या इन राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप हो पाएगा? देखिए, बीजेपी पोल पोजीशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, इसमें या तो कोई चमत्कार होगा, नहीं तो हैट्रिक ऑलमोस्ट सर्टेन है। लेकिन आपने शुरुआत में क्या कहा? 400 पार, 370, ये तो 333 तो ऐसी सीटें हैं या तो वो नंबर 1 पे थे या नंबर 2, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? 370 400 कैसे आप पहुंचेंगे? एक तो आपको जितनी सीटें आप जीते हैं सभी आपको एक बार फिर जीतनी है, उसके बावजूद आपको और एक 224 के बाद और एक 136 सीटें आपको और भी जीतनी है, तभी आप पहुंचेंगे इस 370 के 146 सीटें, तभी आप पहुंचेंगे इस 370 के आंकड़े पर। तो बीजेपी के सामने चुनौती, और मैं ये भी कहूं बीजेपी का प्लान था कि 160 सीटें पार्टी ने आइडेंटिफाई की थी 2 साल पहले, जहां वो या तो नंबर 2 थे या नंबर 3 थे, और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला था, क्योंकि बीजेपी को लगा देखिए 224 सीटों पर तो हम बिल्कुल अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि हम वहां 50% से ज्यादा वोटों से जीते हैं। ये जो 146 सीटें हैं ये उन्हीं 160 सीटों में से आती है पीयूष, जहां लगातार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है इन्हीं सीटों पर फोकस करिए, यही हमारी जीत और हार जीत, या ये 370 का जो आंकड़ा है पार
कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं बारामती। जी बारामती की सीट विपक्ष के गढ़ की मारी जाती है, शरद पवार के गढ़ में, बिल्कुल। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार की पत्नी को वहां रखा है, क्योंकि ये वही सीट है जहां बीजेपी को 40 और 50% के बीच में मिले थे और विपक्ष को ज्यादा मिले थे, बीजेपी को करीब 40% थे। अब उस सीट में उस 40% को क्या बीजेपी 45-46% बनाकर चुनाव जीत सकती है? बारामती जैसी सीटें अगर बीजेपी जीतने लगे तो बीजेपी की पोजीशन और भी तगड़ी हो सकती है। आपने ये सर क्लियर कर दिया कि 370 का आंकड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बीजेपी के रथ को, बीजेपी का जो दावा है उसको रोकने की जिम्मेदारी इस वक्त है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जिम्मे, जो एक साथ होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में अब आप इंडिया गठबंधन को किस जगह देख रहे हैं? खासकर ये केजरीवाल वाला जो पूरा मामला हुआ है, जिसके बाद एक उनका जो स्टार कैंपेनर था वो जेल में है इस वक्त, और इसके अलावा वो पूरी पार्टी जिस मुद्दे पर जो यूएसपी थी वो यूएसपी भी अब टेंटेड है। देखिए, आम आदमी पार्टी की ताकत कहाँ है? पंजाब, दिल्ली, कुछ 1-2 सीट जो ट्राइबल गुजरात में है, लेकिन दिल्ली के 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 वो लड़ रहे हैं, 3 कांग्रेस को दी है, और पंजाब जहां वो अपने आप लड़ रही। आम आदमी पार्टी की जो दशा है, जो चुनौतियां हैं, उससे इस बड़े टारगेट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे विपक्ष को हताश करने की कोशिश हो रही है। और विपक्ष के कुछ दल तो है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के सामने, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी पार्टी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस है। इस पूरे गठबंधन में अगर आप कहें कि किस पार्टी को आप देख रहे हैं जिस पार्टी को अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा अगर वो बीजेपी को चुनौती देना चाहे या रोकना चाहे, वो है कांग्रेस। मैं बार बार वो आंकड़ा आपको देता हूं पीयूष, कि आप देखिए पिछले चुनाव में करीब 175-176 ऐसे सीटें थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी। सीधी टक्कर यानी 80% से ज्यादा वोट इन दो पार्टियों के बीच थे। उसमें से करीब 165 सीटें या 170 सीटें बीजेपी जीती। जब तक उन डायरेक्ट कंस्टिट्यूंसीज में, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी, तब तक इट विल बी वन हॉर्स रेस। ये जो इंडिया अलायंस है, इसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम, आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम सीमित है, दिल्ली तक सीमित है। पंजाब में अभी भी मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी अपनी जो कुछ गढ़ है वहां अच्छा कर पाएगी, कांग्रेस कुछ जगहों में अच्छा पकड़। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रॉब्लम्स है उससे बीजेपी को फायदा वहां होगा। और दिल्ली में तो वैसे ही बीजेपी की पिछले बार भी स्वीप थी। तो मुझे आम आदमी पार्टी को देखकर ऐसा इंडिया अलायंस के सामने चुनौती नहीं लगती, लेकिन कांग्रेस को देखकर लगता है यार ये पार्टी कर क्या रही है। आपने कह दिया कि कांग्रेस प्रॉब्लम है इंडिया गठबंधन में। आखिरी सवाल सर, कि क्या अभी भी आज की तारीख में भी इंडिया गठबंधन वो मुद्दे उठा पा रहा है जो बीजेपी को घेर सकती है, या वो बीजेपी की पिच पर ही खेल रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं अभी एक CSDS का सर्वे देख रहा था। उस सर्वे में कहा है कि देश के वोटर्स कह रहे हैं उनके सामने सबसे बड़े 2 मुद्दे जो हैं वो है बेरोजगारी और महंगाई। बिल्कुल। लेकिन उनको कोई ना कास्ट सेंसस से लेना देना है, ना राम मंदिर से लेना देना है, ना हिंदुत्व की राजनीति से लेना देना है। उनको लेना देना है कि आप हमें बताइए, आप हमें नौकरी दे पाएंगे, आमदनी बढ़ा पाएंगे, कीमतें कम कर पाएंगे। अब इंडिया अलायंस एक दिन कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस करता है, कोई और कहता है लोकतंत्र खतरे में है, आम आदमी पार्टी कह रही है जेल का बदला वोट से। तो हर जो आज सर मीसा भारती ने कह दिया है कि हम जेल में डाल देंगे पीएम को। तो देखिए, यही तो मुसीबत है इस गठबंधन की, कि उन्होंने शुरुआत से कोई एक ठोस मुद्दा या 1 या 2 ठोस मुद्दे नहीं उठाया और उसको बड़ा किया है। जब इंदिरा गांधी 71 में जीती थी तो आज तक भी लोग याद करते हैं गरीबी हटाओ। जब 77 में इंदिरा गांधी हारी थी तो अभी भी लोग याद करते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई थी एक तानाशाह के खिलाफ। अब क्या हुआ है कि एक दिन आप तानाशाही की बात करते हैं, दूसरे दिन महंगाई की बात करते हैं, तीसरे दिन आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चौथे दिन किसी और चीज की बात करते हैं। और बीजेपी के ट्रैप में एक तरह से आप फंस जाते हैं, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव बदल देती है। तमिलनाडु में कहती है कच्चतीवु, हालांकि जब मैं जमीन पर गया किसी को कोई कच्चतीवु से लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है कि कौन हमें एक तरह से एक ऐसी सरकार दे पाएगा जहां हमारी जिंदगी में, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क पड़ेगा।
और जब तक आप ये पॉजिटिव एजेंडा देकर लोगों के सामने नहीं जाएंगे तब तक आपकी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। कुल मिलाकर सर विपक्ष कंफ्यूज है और वो उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहा जिन पर बीजेपी को थोड़ा बहुत भी बैकफुट पर डाला जा सकता है। अब देखना यही है कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लगातार 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग भी है। अब विपक्ष क्या कुछ ऐसा चमत्कार करता है, क्या कुछ इस तरह की बैटिंग करता है जहां बीजेपी को वो टक्कर देता हुआ दिखे। तो सर अगले हफ्ते हम फिर बात करेंगे और जानेंगे आपसे कि क्या ऐसा कोई मुद्दा उठ पा रहा है जहां पर बीजेपी को विपक्ष टक्कर देने की स्थिति में भी आ पा रहा है। आप लोग देखते रहिए चुनाव आज तक। हर हफ्ते की तरह हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। नमस्कार।